हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं रिलेटिविटी। लेकिन सबसे पहले रिलेटिविटी को समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी पता है बस 10-20 मिनट के लिए उसे भूल जाओ और बस मेरी बात पे ध्यान लगाओ। ये अकेली वीडियो आपके सारे जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगी। सबसे पहली चीज, मोटा मोटा रिलेटिविटी 2-4 सवालों का जवाब देती है, जैसे कि ग्रेविटी कैसे पैदा होती है। दूसरा, दो लोगों के लिए समय अलग अलग रफ्तार पर कैसे चलता है। उदाहरण के लिए अगर आप स्पेस में हो और हम धरती पर हैं, तो हमारा टाइम अलग अलग रफ्तार पर चलेगा। और तीसरा, जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे दूरी घटेगी, यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये सारी चीजें होती कैसे हैं, बस यही सब समझेंगे इस वीडियो में। अब देखो, रिलेटिविटी की शुरुआत होती है एक एक्सपेरिमेंट से, जिसे बहुत सारे धुरंधरों ने किया था, और वो था रोशनी की रफ्तार को नापना। अब आप पूछोगे मेरे से सवाल कि भैया ये सबसे पहले किसने किया था। चलिए बताता हूँ, और शुरू करते हैं इतिहास से। तो जी बात है 1633 की। विज्ञान के पिताजी मतलब गैलीलियो गैली, हाँ जी, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। इनके दिमाग में आया एक विचार कि ये रोशनी की क्या होगी रफ्तार, और बस इसी सवाल के जवाब के लिए इन्होंने इकट्ठे करे अपने चेले चंटारे और लेकर अपना तानतमुरा पहाड़ पर जा पहुँचे। अब इनका प्लान ये था कि भैया स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपन लोग एक पहाड़ से रोशनी को छोड़ेंगे और दूसरे पहाड़ पर बैठा हुआ अपना चेला टाइम नोट करेगा कि उसे रोशनी कितनी देर में दिखाई दी, और पहाड़ों के बीच की दूरी तो अपन पहले से ही नाप के बैठे हैं, बस निकल आएगी रफ्तार। अब भैया जैसे ही चलाए गैलीलियो ने अपने औजार और हटाया लालटेन का शटर, भाई साहब हो गया ब्लंडर। लाइट एकदम दिखने लगी, मतलब जैसे कि लाइट ने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने में समय ही ना लिया हो। अब गैलीलियो बड़े हैरान, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें जो चीज समझ में नहीं आ रही थी वो थी ये कि जब लालटेन बंद थी इसका मतलब लाइट नहीं थी, लेकिन जैसे ही लालटेन का ढक्कन हटा तो लाइट ने एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ तो समय लिया होगा। लेकिन इस प्रयोग में ऐसा लग रहा था कि लाइट ने समय ही ना लिया, मानो वो हर जगह हर समय मौजूद थी। अब भैया प्रयोग हो गया विफल और गैलीलियो बोले, चलो रे बच्चों, अपन लोग फिर से आएंगे कल। लेकिन गैलीलियो अपना एक्सपेरिमेंट करने कभी भी वापस नहीं आए, क्योंकि भैया चर्च के लोगों ने इन्हें धर लिया और पूछा, वैज्ञानिक महोदय कहाँ निकल जाते हो रोज रोज, अब रहो घर में और करो मौज। अब आप सोच रहे हो इनकी गलती क्या थी। वैसे अब इन्होंने ये कहा था कि भैया धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता। बस इसी बात पर चर्च रुष्ट हो गया और इन्हें घर में ही कैद कर लिया, और समय के साथ साथ इनका चैप्टर निपट गया। अब इसके बाद एंट्री होती है एक और धुरंधर वैज्ञानिक की, यानी कि ओलाफ रोमर। अब इन्होंने ये कहा, अगर लाइट की रफ्तार को नापना है तो हमें दूरी बढ़ानी पड़ेगी। अब इनके दिमाग में आया ख्याल कि क्यों ना जुपिटर की मदद से सुलझाया जाए ये सवाल। मतलब बंदा स्पीड ऑफ लाइट को नापने के लिए जुपिटर तक की दूरी लेने लगा। लेवल देख रहे हो एक्सपेरिमेंट का। अब ये भाई साहब अपने आजू बाजू चढ़ाकर और छत पर सारा जुगाड़ लगाकर जुपिटर के मून की मदद से लाइट की रफ्तार को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन इनकी इस कैलकुलेशन पर किसी को भरोसा ना था, तो भैया अपने वैज्ञानिक ने ये जितने भी लोग विरोध की भजन मंडली में थे सबको अपने घर बुला लिया और इनसे कहा कि भैया ठीक फलाने ठिकाने टाइम पर जुपिटर का ग्रहण पड़ेगा, चाहे तो अपने आप देख लो। और ऐसा ही हुआ। अब ये हो गए फेमस। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन बताना भूल गया, ओलाफ रोमर ने जो लाइट की रफ्तार निकाली थी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, पर उसके काफी करीब थी। इसी कारण की वजह से बाद में चलकर भी लाइट की रफ्तार को बार बार नापा गया। अब जैसे ही लाइट की रफ्तार निकली, क्रिश्चियन ह्यूजिन ने अपना ढोल बजाना शुरू कर दिया कि भैया वेव मिल गया, वेव मिल गया। मतलब इन्होंने लाइट को वेव डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जरा सोचो, आखिर इन्हें कैसे पता लगा कि लाइट के पास वेव नेचर है। मतलब इन्होंने कुछ तो सोचा होगा। जैसे बाकी वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के कार्यक्रम करे हैं, ऐसे इन्होंने भी तो कोई क्रियाक्रम सॉरी क्या बोला, क्रियाक्रम सॉरी कार्यक्रम किया होगा। अब क्रिश्चियन ह्यूजिन ने ये कहा कि भैया जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें चारों दिशाओं में चलती हैं। और हाँ, बात बिल्कुल सही है। अब ठीक इसी तरीके से जब एक कमरे में किसी बल्ब को जलाया जाता है तो रोशनी चारों दिशाओं में चलती है। और हाँ, ये बात भी सही है। तो अगर रोशनी वेव की तरह व्यवहार कर रही है तो जाहिर सी बात है अब लाइट को वेव ही बोलेंगे, और क्या कहें। अब देखो, उस जमाने में ये बिल्कुल परफेक्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। इसी के दम पर लाइट को वेव मान लिया गया। अब भैया एक दुष्ट चतुर चालाक वैज्ञानिक बोला,
सुनो ह्यूजन बाबू, मेरा है एक प्रश्न, जरा ये बताओ, तुम ये जो लाइट की लहरें उड़ा रहे हो, ये चल काहे पे रही हैं? मतलब पानी की लहर पानी पर चलती है, ध्वनि की वेव हवा में चलती है, तो तुम्हारी ये जो लाइट है, मतलब लाइट नाम की लहर, ये कहाँ पर ढा रही है कहर? मतलब किस मीडियम में चल रही है? क्योंकि लहर को मीडियम चाहिए। अब देखो, बात ये बिल्कुल पते की थी। अब इसके जवाब में ह्यूजन ने ये कहा कि देखो भैया, कोई ना कोई मीडियम तो जरूर होता होगा। अब वो बात अलग है कि अभी तक वो हमें मिला नहीं है, पर कोई ना, नाम रखने में अपना क्या है जाता, कर देते हैं उसका नामकरण। और उसके बाद उसका नाम लुमिनोफेरस ईथर रख दिया गया, जिसके ऊपर लाइट की लहर यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट आगे बढ़ता है। अब ये दोनों घटनाएं थी 1675 की, और अब आता है समय 1704 का, और एंट्री होती है फिजिक्स के चचा न्यूटन की। अब देखो भैया, न्यूटन ग्रेविटी को डिफाइन कर चुके थे, सौर मंडल के राज खोल चुके थे, मोशन के नियम बना चुके थे। बोले तो वैज्ञानिकों की मंडली में थैनोस बनकर घूम रहे थे। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम पर न्यूटन इतने पावरफुल व्यक्ति थे कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो निर्विरोध उस चीज को वैज्ञानिक आंख बंद करके मान लेते थे। अब इन्होंने आते ही ये कहा कि भैया लाइट जो है ज्योमेट्री के नियम फॉलो करती है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ज्योमेट्री का ये नियम सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर लगता है। और हाँ, ये बात भी ठीक है। अब जरा ये सोचो, अगर ज्योमेट्री का ये नियम सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर लग रहा है तो वेव तो स्ट्रेट होते ही ना है, वो तो मटक मटक कर चलते हैं। अब भाई साहब, सुनने में तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है। फिर उसके बाद न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया और लाइट को 7 रंगों में तोड़ दिया, और ये कहा कि देखो भैया, लाइट बनी है 7 धारियों से, जो चलती है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में, और वेव स्ट्रेट चलते ना। तो ये जो 7 धारियां हैं, ये अलग अलग रंग के पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी कणों से। और ये कण जब हमारी आंख पर आकर गिरते हैं तब हमें चीजें दिखाई देती हैं, यानी आज से लाइट है पार्टिकल। अब लॉजिकली देखा जाए तो न्यूटन अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, और यहाँ से लाइट को पार्टिकल नेचर मिल गया। और न्यूटन यही नहीं रुके, इन्होंने और भी कह ढा दिए। इन्होंने ये भी कह दिया टाइम एब्सोल्यूट है, यानी कि वो कभी भी नहीं बदल सकता, हर जगह हर समय एक ही रफ्तार से चलेगा। अब एक वैज्ञानिक ने न्यूटन का विरोध करा, नाम था उनका थॉमस यंग, अरे अपने डबल स्लिट वाले। अब इन्होंने ये कहा कि भैया लाइट ना है पार्टिकल, न्यूटन चचा तो निकल लिए, देकर हमें गलत चूरण, मतलब लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं है। अब भैया न्यूटन की सपोर्टर मंडली इनके विरोध में खड़ी हो गई। तब इन्होंने ये कहा कि भैया अगर हम एक प्लेट में से 2 छेद करें, मतलब 2 लंबी लंबी धारियां काट दें, और इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल फेंक के मारें, तो इस प्लेट के पीछे रखे हुए पर्दे पर 2 ही धारियां बनेंगी। बात बिल्कुल सही थी। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर इसी प्लेट को पानी में रखें और उसमें से वेव को जाने दें, तो छेद में से निकलने वाली वेव एक दूसरे से टकराकर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी। यानी सबको क्लियर हो गया कि अगर डबल स्लिट में से लाइट को निकाला जाए तो अगर वो पार्टिकल होगी तो 2 धारियां बनाएगी, और अगर वो वेव होगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी, यानी बहुत सारी काली सफेद धारियां। अब जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया, मतलब लाइट वेव साबित हो गई, न्यूटन गलत साबित हो गए। अब अगर लाइट वेव है तो भैया वेव को मीडियम चाहिए, आखिर वेव किस चीज पर ट्रेवल कर रही है? तो दोबारा बहस वहीं आ गई कि भैया मीडियम का पता लगाओ, मतलब लुमिनोफेरस ईथर को ढूंढो। अब हालांकि बाद में फिजिक्स के फूफा यानी कि अपने फेवरेट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बाद में जाकर ये बात बता दी कि भैया लाइट तो है दोगली लाइट का डुअल नेचर है। अब ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये मैं बाद में बताऊंगा। टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं कि कौन सी घटना कब कब हुई। अब आगे सुनो। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है अरमांड फिजियो की, और ये लाइट की रफ्तार को दोबारा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस बार लाइट की रफ्तार लगभग एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास आती है, वो वैल्यू जिसे हम आज भी मानते हैं, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो, लाइट की रफ्तार को नापने के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, उनमें से बहुत सारे आप घर में कर सकते हैं, जिन्हें मैं इस वीडियो में तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में बताएं ना, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर जरूर सिखाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इन वैज्ञानिकों के दिमाग में इन एक्सपेरिमेंट को करने का आइडिया कैसे आया और क्या सोचकर इन्होंने अपना जुगाड़ बनाया। ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अब एंट्री होती है कहानी में माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की। अब माइकलसन मॉर्ले के दिमाग में ख्याल आया, और हाँ, माइकलसन मॉर्ले अलग अलग आदमी हैं, जिनका पूरा नाम है एल्बर्ट ए माइकलसन और एडवर्ड डब्ल्यू मॉर्ले। इन्होंने ये सोचा कि भैया अगर लाइट को चलने के लिए ईथर नाम का सब्सटेंस चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमारी धरती भी सूरज का चक्कर लगा रही है, तो हमारी धरती की इस ईथर के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव वेलोसिटी तो जरूर होगी। अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा और भाई साहब कमाल हो गया। जो चीज ये
ढूंढ रहे थे वो तो ना मिली, लेकिन ये पता लग गया कि ईथर नाम की कोई चीज है ही नहीं। और दूसरा कि लाइट की रफ्तार वैक्यूम में कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, लाइट हमेशा एक ही रफ्तार पर चलेगी। अब ये बहुत बड़ी चीज थी और यहाँ से शुरू होती है रिलेटिविटी। और अब कहानी में एंट्री होती है फिजिक्स के फूफा महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की। अब सबसे पहले जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में रिलेटिविटी का ख्याल कहाँ से आया, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई। तो भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन बैठे बैठे ख्याली पुलाव बना रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि अगर कोई किसी से ये कहे कि भाई मैं तेज से तेज साइकिल चला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदे ने अपनी रफ्तार को दूसरे बंदे की रफ्तार के साथ रिलेट किया, मतलब कंपेयर किया, और दोनों की रफ्तार में जो अंतर होगा उतने अंतर से तेज साइकिल चलाने वाला दूसरे के मुकाबले आगे बढ़ रहा होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, समझ में आ गया होगा। अब जरा आप ये सोचो कि आप एक गाड़ी में बैठे हो और ये गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये आगे जा रही है? बिल्कुल सीधी सी बात है, जब आप खिड़की से बाहर देखोगे तो आपको चीजें पीछे जाती हुई दिखाई देंगी, लेकिन अगर खिड़की से बाहर हर चीज को गायब कर दिया जाए और रफ्तार में जरा भी बदलाव ना किया जाए, तब आप ये नहीं बता पाओगे कि गाड़ी आगे बढ़ भी रही है कि नहीं, क्योंकि तब रिलेट करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अब इस बात से क्या पता लगता है? इस बात से ये पता लगता है कि रफ्तार यानी स्पीड रिलेटिव होती है। अब अगर स्पीड रिलेटिव है तो स्पीड मिलकर बनती है दो चीजों से, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। अब ये बात भी हम जानते हैं कि डिस्टेंस रिलेटिव होता है, लेकिन क्या टाइम रिलेटिव हो सकता है? ये था वो सवाल जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में घूम रहा था। अब अगर टाइम रिलेटिव हो गया तो न्यूटन गलत साबित हो जाएंगे, और अगर टाइम एब्सोल्यूट हो गया तो पूरे ब्रह्मांड में टाइम एक ही गति से चलेगा। अब इस चीज का जवाब एल्बर्ट आइंस्टाइन ढूंढ रहे थे। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बात पता थी कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ये बात बता चुके हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। दूसरी चीज, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ना तो रफ्तार बढ़ सकती है और ना ही इसे घटाया जा सकता है। ये रफ्तार हर हालत में, हर परिस्थिति में एक समान ही रहेगी, कभी नहीं बदलेगी, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं होगा। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सोचा कि अगर वो और उनका दोस्त दोनों साइकिल पर रेस लगाएं और दोनों की रफ्तार बिल्कुल बराबर हो तो एक दूसरे के लिए वो रिलेटिव रेस्ट पर होंगे। बात बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सोचा कि अगर वो लाइट के साथ रेस लगाएं और किसी तरीके से लाइट की रफ्तार पर पहुंच जाएं, तो उन्हें देखने को मिलेगी एक स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। अब जैसे ही आइंस्टाइन के दिमाग में ये चीज आई, भाई साहब फिजिक्स की जड़ें ऐसे हिलने लगी जैसे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पर धरती हिल रही थी। और मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ। इस ख्याल का मैग्नीट्यूड शायद आप ना समझ पा रहे हो। अब मेरी बात का मतलब क्या है, जरा वो सुनिए। एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टेशनरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा दिए गए फिजिक्स के नियम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम, इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जुड़ी हुई हर एक चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ये बात भी जानते थे कि ये नियम बिल्कुल सही हैं, ये गलत हो ही नहीं सकते। अब इस बात का मतलब ये निकला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो ख्याल बनाया था उसमें ही कहीं कमी थी, यानी गलती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भी लाइट की रफ्तार को पहुंच ही नहीं पाएंगे, अचीव ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई होगी अब कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि लाइट की रफ्तार तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि फिजिक्स का एक नियम अपने दूसरे नियम को बचाने के लिए अड़ चुका था। यानी अगर लाइट की रफ्तार को अचीव कर लें तो स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि वेव स्टेशनरी नहीं हो सकती तो इस नियम को बचाने के लिए लाइट ने ऐसी रफ्तार बना ली जिसको कभी अचीव ही नहीं किया जा सकता। इस बात के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचे कि लाइट के लिए फिजिक्स के नियम अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बाकी सारी चीजों को अलग तरीके से देख रहे हैं, यानी कि लाइट का लेवल ही अलग है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ कहाँ मानने वाले थे। अब उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, लाइट की रफ्तार को अचीव ना कर सके कोई बात नहीं, कुछ और कर लेते हैं। और उन्होंने ये सोचा अगर लाइट की रफ्तार फिक्स है और फिजिक्स के नियम भी सही हैं, तो तब क्या होगा जब लाइट को मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से छोड़ा जाए, क्योंकि फिजिक्स के नियम के हिसाब से मूविंग ऑब्जेक्ट से छोड़ी गई लाइट की रफ्तार बढ़ जानी चाहिए। एक उदाहरण से
समझो, अगर 50 किलोमीटर की रफ्तार पर चलती हुई ट्रेन में मैं अगर उसी ट्रेन के अंदर 10 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन के चलने की दिशा में चल रहा हूं, तो बाहर खड़े व्यक्ति को मेरी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी। तो ये चीज लाइट के साथ भी होनी चाहिए। चलती हुई ट्रेन से निकलने वाली लाइट की रफ्तार एक्चुअल लाइट की रफ्तार से तेज हो जानी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के नियम ने तो हमें यही बताया था। लेकिन उसी फिजिक्स के नियम ने यह भी कहा कि लाइट की रफ्तार कभी नहीं बदलेगी है। यहाँ तो फिजिक्स के दो नियमों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी है। किसी एक को सही मानने पर दूसरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कौन से नियम की बात कर रहा हूँ, जरा इस पर गौर फरमाइए। एक नियम तो है मोशन का, यानी रिलेटिव मोशन का, लेकिन ये नियम लाइट पर लागू नहीं हो रहा, क्योंकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया था कि लाइट की रफ्तार को बदला नहीं जा सकता। अब अगर न्यूटन सही है तो लाइट की रफ्तार निबट जाएगी, और अगर लाइट की रफ्तार सही है तो न्यूटन का नियम निबट जाएगा। अब समस्या ये थी कि इन दोनों नियमों को एक साथ सही कैसे साबित करें, तो इसका भी इलाज निकाल लिया गया। सुनिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह तो पता था कि फिजिक्स के ये दोनों नियम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इन दोनों नियमों को एक साथ खुश रखना किसी पहाड़ को धकेलने जैसा मुश्किल काम था। फिर उन्होंने सोचा, चलो क्यों ना न्यूटन के एक और नियम की बलि दे दें, और वो नियम था न्यूटन चाचा का टाइम को एब्सोल्यूट बोलना, यानी टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। वह आपके और मेरे नजरिए पर निर्भर करेगा, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो ट्रेन चल रही थी उसके लिए टाइम धीरे होगा, और ऐसा मानने पर दोनों ट्रेन के लिए लाइट की स्पीड सेम आ जाएगी। और फिजिक्स के दो नियम, यानी न्यूटन चाचा वाले और माइकलसन मोरले के स्पीड ऑफ लाइट को फिक्स बताने वाले, दोनों खुशी खुशी एक साथ पार्टी कर सकते हैं। अब अगर दो लोगों के लिए टाइम अलग अलग है तो उसमें कुछ अंतर भी होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल है, चलो निकालते हैं उसको। ये है मेरी एक लाइट क्लॉक, जिसमें फोटोन ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है। बिल्कुल ऐसी ही एक क्लॉक मेरे दोस्त के पास भी है, उसमें भी फोटोन ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है। मैं अपनी क्लॉक को लेकर जा रहा हूँ, तो मेरे दोस्त को मेरी घड़ी में घूमते हुए फोटोन का रास्ता कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब क्योंकि मेरे दोस्त के नजरिए से फोटोन डायगोनल पाथ पर मूव कर रहा है, यानी फोटोन ने ज्यादा बड़ा रास्ता तय किया है, तो उसने इस काम में ज्यादा समय भी लिया होगा। लेकिन अगर आप मेरे नजरिए से बात करो तो अभी भी मेरी क्लॉक में फोटोन ऊपर नीचे नाच रहा है, यानी उसने उतना ही समय लिया होगा जितना उसे लेना चाहिए। ये है मेरे नजरिए से लाइट के द्वारा तय की गई दूरी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इनटू माय टाइम। और ये है मेरे दोस्त के नजरिए से तय की गई लाइट की दूरी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इनटू हिज टाइम। और ये है हॉरिजॉन्टल मोशन में फोटोन क्लॉक के द्वारा तय की गई दूरी। चलो इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को थोड़ा बहुत घुमाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओ तेरी, ये तो पाइथागोरस थ्योरम निकला। खुशियां मनाओ, पार्टी वार्टी करो, समझो काम हो गया। अब जरा लेते हैं थोड़ी सी मैथ्स की मदद, और इधर उधर घुमा के काट पीट करने के बाद ये मिल गई हमें टाइम डायलेशन की इक्वेशन। देखा कितनी आसान थी, बिना मतलब हवा बना रखा। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सेलरेटेड मोशन पे लागू नहीं होती थी, जबकि असल दुनिया में चीजें एक्सेलरेट करती हैं। तो इसलिए फूफा जी ने 10 साल बाद जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम का एक नया चूरण पकड़ा दिया। मान लो आप एक बिल्डिंग की छत से कूद गए, कूदना मत, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो नीचे आते हुए आपको वेटलेस होने का एहसास होगा। वेट अ मिनट, ऐसा तो स्पेस में भी होता है। बिना ग्रेविटी के वहां भी तो हम इधर उधर लोटपोट होते रहते हैं, अपना वजन तो हमें वहां भी महसूस नहीं होगा। अब एक और सिचुएशन इमेजिन करो। मान लेते हैं धरती पर आपने एक वजन नापने की मशीन पर खड़े होकर अपने वजन को तोल लिया। उदाहरण के लिए 80 किलो आपका वजन उतरा। मान लो इसी कमरे को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, यानी अर्थ की ग्रेविटी के बराबर ऊपर की दिशा में एक्सेलरेट किया जाए, और तब आपको उस वेइंग मशीन पर खड़ा किया जाए, तो आपका वजन उतना ही आएगा जितना धरती की सतह पर आ रहा था। और अगर ऐसा है तो आप उस कमरे में बैठकर ये कैसे फर्क करोगे कि आप धरती की सतह पर हो या स्पेस में हो? हाँ जी, आप नहीं कर सकते, कोई भी फर्क नहीं कर सकता। लाइट के साथ ऐसी परिस्थितियों में कुछ बहुत अजीब होता है। अगर मैं उसी कमरे में एक फोटोन को एक कोने से दूसरे कोने के लिए छोड़ दूं, तो वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से थोड़ा नीचे आके टकराएगा, क्योंकि कमरे के ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने की वजह से सामने वाली दीवार थोड़ा ऊपर खिसक जाएगी। और अगर मैं फोटोन के रास्ते को ट्रेस करूं तो ये रास्ता आपको कुछ बेंड होता हुआ दिखाई देगा। देखो, लाइट तो बेंड होगी, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। तो अब बारी आती है इसको एक्सप्लेन करने की। तो चलो कर देते हैं इसे एक्सप्लेन। अब सुनो ध्यान से, ये है अपनी प्यारी धरती पर हमारा प्यारा घर। अब इस पर एक स्केल भी रख लेते हैं ताकि कमरे के फ्लोर से उसकी छत तक की लंबाई निकाली जा सके। अब लगाकर इसमें एक टॉर्च एक फोटोन को छोड़ देते हैं और ट्रेस करते हैं उसके रास्ते को, जो कि बिल्कुल मिलेगा आपको सीधा। लेकिन जैसे ही हम इस कमरे को स्पेस में लेके जाएंगे और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करेंगे, यानी जितनी ग्रेविटी धरती पर लग रही
थी उतना ही एक्सेलरेशन देंगे तो कमरे के अंदर के माहौल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होता है। ये हम पहले ही जान चुके हैं। अब जैसे ही लाइट से फोटोन निकलेगा तो वो स्केल पे टकराएगा कुछ नीचे, जिसका कारण है एक्सेलरेशन की वजह से उस कमरे के फ्लोर का ऊपर खिसक जाना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो आपको रास्ता दिखाई देगा वो थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और क्योंकि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम चीज है तो क्यों ना मैं ये बोल दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की वजह से फोटोन ने कर्व पाथ को फॉलो किया। बस इतना सा ही था। ये सारे कंफ्यूजन का कारण सिर्फ एक बात है, वो है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन के बराबर होना। लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से हम बारी बारी ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि कमरे के एक्सेलरेशन की वजह से फोटोन नीचे आ गया तो वो सुनने में ठीक लगता है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ग्रेविटी की वजह से फोटोन नीचे आ गया तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि फोटोन तो मासलेस है। लेकिन अगर आप गौर करो तो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम चीज है, यानी मैं बोल सकता हूं कि ग्रेविटी की वजह से फोटोन नीचे आ गया। और क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, यही है सारे रायते को फैलाने का असली कारण। अगर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम चीज है तो लाइट को धरती पर भी बेंड होना चाहिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेस में बेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट से तो यह साबित हो गया था कि लाइट धरती और स्पेस में एक्सेलरेट होते हुए रूम के अंदर अलग अलग तरह से व्यवहार कर रही थी। तो अब हमें देना था इसका एक कारण, जो हमने दिया स्पेस को कर्व बताकर, और यह बोला कि लाइट हमेशा स्पेस के कर्व नेचर को फॉलो करती है, जो कि सही भी है। और ये कर्व नेचर आता है बॉडीज के मास की वजह से। जितना बड़ा मास होगा उतना ही स्पेस के अंदर उनके द्वारा कर्व बनाया जाएगा, यानी ग्रेविटी का रियल सोर्स स्पेस का कर्व नेचर होगा। भाई साहब, इसका मतलब लाइट को बेंड करने का काम ग्रेविटी नहीं बल्कि स्पेस का कर्व नेचर कर रहा है। ओ तेरी, इसका मतलब यह भी हुआ कि स्पेस के कर्व नेचर के कारण ही ग्रेविटी उत्पन्न हुई, यानी ग्रेविटी का रियल सोर्स स्पेस फैब्रिक में आया हुआ कर्व नेचर है। और ये कर्व उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा किसी बॉडी के पास मास होगा। इसी कारण की वजह से सूरज की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी से बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि स्पेस फैब्रिक में सूरज धरती से ज्यादा बड़ा कर्व पैदा करता है। अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमें यह समझ में आता है कि स्पेस कर्व है, और ये कर्व बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही बड़ा कर्व होगा, और जितना बड़ा कर्व होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होगी, और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा लाइट को वो बेंड करेगी। और क्योंकि ब्लैक होल में बहुत सारा मास बहुत थोड़े से स्पेस में इकट्ठा हो जाता है तो वो स्पेस के अंदर जबरदस्त कर्व पैदा करता है, और यही जबरदस्त कर्व एक जबरदस्त ग्रेविटी को जन्म देता है। इतनी जबरदस्त ग्रेविटी कि लाइट भी उससे बचकर नहीं जा सकती। चलो, ये तो थी वो बातें जो कि किताबों में दी गई हैं। अब कुछ ऐसा बताता हूं जो किताबों में तो दिया है लेकिन समझ में नहीं आता। करते हैं अपनी कहानी को कंटिन्यू और जोड़ते हैं टाइम को स्पेस के कर्व नेचर के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस को कर्व बोल दिया, पर साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए यह बात थी गले में फंसी हुई हड्डी। फिजिसिस्ट किसी भी ऐसी थ्योरी पर यकीन नहीं करते जो किसी चीज की प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी ना कर सके। तो अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए आइंस्टाइन को अब करनी थी एक भविष्यवाणी जिसे बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी टेस्ट कर सके, जिसके लिए उन्होंने पकड़ा मरकुरी की धुरी को, यानी इलिप्टिकल पाथ ऑफ मरकुरी अराउंड सन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास था। खास अभी दिखाता हूँ। खास हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह इलिप्टिकल रास्ते पर सूरज का चक्कर लगाते हैं, मरक्यूरी भी लगाता है, पर ये यही नहीं रुकता। इसकी हरकतें एक संस्कारी ग्रह की हरकतों की तरह नहीं है। इसे पता नहीं क्या सूझी और इसने बनाना शुरू कर दिया प्रिसिशन और बना डाला पेरिहिलियन ऑर्बिट। रुको, देसी भाषा में बताता हूँ, यानी मरकरी इलिप्स में तो घूमेगा पर वो इलिप्स भी सूरज का चक्कर लगाएगा। और सूरज की नजरों में ये नाचना गाना अच्छे संस्कारी ग्रहों यानी प्लैनेट्स का काम नहीं था। तो आइंस्टाइन ने सोचा चलो पता करते हैं मरकरी के संस्कारों को किसने बिगाड़ा। लेकिन आइंस्टाइन जैसे जीनियस के लिए भी इतनी कॉम्प्लेक्स मैथ्स को सॉल्व करना दांतों से लोहे के चने चबाने के बराबर था। और कई सालों की मेहनत के बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन कर्व शेप की ज्योमेट्री को सुलझा नहीं पाए। तब उन्होंने अपने कॉलेज के एक दोस्त मैथमेटिशियन मार्शल ग्रॉसमैन को अपनी मदद के लिए बुलाया। ग्रॉसमैन ने हाल ही में रेनियन ज्योमेट्री के एक टॉपिक पर अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी। रेमेनियन ज्योमेट्री होती है ज्योमेट्री ऑफ कर्व्ड स्पेस। अपने दोस्त ग्रॉसमैन की मदद से आइंस्टाइन ने स्पेस के कर्व नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन बना डाली और बाद में चलकर यही इक्वेशन आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आधार बनी। एल्बर्ट आइंस्टाइन
की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने बड़े ही आसान शब्दों में बताया है। उन्होंने बोला, स्पेस मैटर को बोलता है कि तुम्हें कैसे चलना है और मैटर स्पेस को बोलता है कि तुम्हें कैसे कर्व होना है। बस यही थी असली थ्योरी। परेशान मत होना, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप सोच रहे होंगे कि मरकरी का क्या हुआ, तो अपने दोस्त की मदद से आइंस्टाइन ने मरकरी की इन अजीब हरकतों के लिए एक इक्वेशन बनाई जो बिल्कुल सही थी। जरा सोच कर देखिए, अपने समय में इस पूरी पृथ्वी पर आइंस्टाइन अकेले ऐसे इंसान थे जिन्हें यह पता था कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, वह कर्व क्यों होता है और समय क्या चीज है। ये सब बातें पता करने वाले वो अकेले और सबसे पहले इंसान थे। जरा सोचो, अगर आपको कुछ ऐसा पता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही जानते हो और जिस बात पर पूरी मानवता का भविष्य टिका है, तो भाई साहब भूल जाओ सुपरमैन, बैटमैन और हीमैन। असल दुनिया के सुपर हीरो अब आप ही हो। पर अब आप सोच रहे होंगे कि सर टाइम तो अभी भी नहीं जुड़ा स्पेस कर्व से। अरे चिंता क्यों करते हो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा काम ही है गड़े मुर्दे उखाड़ना। चलो इसे भी उखाड़ देता हूँ। आपको ये तो याद ही होगा कि मैंने बताया था लाइट की रफ्तार कभी नहीं बदलेगी। मतलब मैंने नहीं, माइकलसन मोरले ने बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की रफ्तार एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी नहीं बदलनी चाहिए। यानी लाइट की रफ्तार रेस्ट फ्रेम और एक्सेलरेटेड फ्रेम दोनों में सेम होनी चाहिए। और अगर थोड़ा डिटेल में कहूं तो लाइट की रफ्तार कर्व्ड स्पेस और एम्प्टी स्पेस दोनों में बराबर होनी चाहिए। और क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन कर्व्ड स्पेस में डिस्टेंस बढ़ गया है, तो लाइट की स्पीड को सेम रखने के लिए हमें टाइम की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा तभी हो सकता है अगर समय बीतने की रफ्तार धीमी हो जाए, यानी टाइम स्लो हो जाए। इसका मतलब यह भी हुआ कि स्पेस में जितना बड़ा कर्व होगा, समय उतना ही धीमा बीतेगा। और ये सब कुछ सिर्फ एक लाइट की रफ्तार को हर समय फिक्स रखने के लिए ही किया गया था। अगर आप इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो आप पाओगे कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से स्पेस में कर्व आता है। उस कर्व की वजह से मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास ग्रेविटी आती है। उसी कर्व की वजह से लाइट बेंड होती है और उसी कर्व की वजह से समय धीरे बीतता है। यानी समय भी स्पेस कर्व से जुड़ा हुआ है। अगर स्पेस में कर्व नहीं होगा तो समय अपनी रफ्तार पर चलेगा और जितना ज्यादा कर्व होगा समय उतना ही धीरे बीतेगा। जुड़ गया ना समय स्पेस कर्व से। 3 डायमेंशन स्पेस को अगर टाइम के साथ जोड़ दें तो 4 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम उसे स्पेस टाइम कहेंगे। अब ध्यान देना, इस 4 डायमेंशन ज्योमेट्री के हर जंक्शन पॉइंट पर एक घड़ी लगा देते हैं और अब ये बन गया है स्पेस टाइम ग्रिड। अब अगर इस स्ट्रक्चर को मैं स्पेस टाइम मान लूं तो इस स्पेस में मेरी पोजीशन के साथ लगी हुई घड़ी मेरे समय की रफ्तार बताएगी और आपकी पोजीशन के साथ लगी हुई घड़ी आपके समय की रफ्तार के बारे में बताएगी। तो चलो अब जोड़ते हैं स्पेस टाइम ग्रिड को सेब वाली घटना से, और क्या पता आपको टाइम ट्रेवल का रास्ता मिल जाए। अब देखो यहाँ है 4 कैरेक्टर। पहला स्पेस टाइम, दूसरा स्पेस टाइम का कर्व, तीसरा एप्पल और चौथा हमारी प्यारी धरती। अगर स्पेस टाइम में कर्व ना हो तो एप्पल स्पेस में खुले सांड की तरह घूमेगा, लेकिन जैसे ही कहानी में धरती की एंट्री होगी तो धरती के मास की वजह से स्पेस टाइम हो जाएगा कर्व और ये कर्व ले जाएगा एप्पल को खींचकर धरती की सतह पर। अब जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि अगर नहीं दिया तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा और मजबूत रसायनों का असर दोबारा दिखने लगेगा। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ऊपर से गिरता हुआ एप्पल 2 तरीके से आगे बढ़ रहा है, पहला समय में और दूसरा स्पेस के कर्व पर। मैं दोबारा दोहराता हूं अपनी बात को, ये सेब समय में आगे भी बढ़ रहा है और स्पेस के कर्व पर चलते हुए धरती की तरफ नीचे भी आ रहा है, लेकिन असल जिंदगी में ये आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। तो इन सब चीजों से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, इन सब उदाहरणों से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय में आगे बढ़ना संभव है और उसके हैं 2 तरीके। पहला, अगर आपको स्पेस में एग्जैक्ट कर्व मिल जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस कर्व के पास समय कितना धीरे बीतेगा, तो आप समय में आगे जा सकते हैं, क्योंकि उस कर्व की वजह से आपका खुद का समय धीरे बीतेगा, लेकिन जहां पर आपको जाना है वहां का समय अपनी ही गति पर चलेगा। तो कर्व के पास कुछ समय छुट्टियां बिताकर वापस चले जाना उसी जगह पर और आप पहुंच जाओगे फ्यूचर में। पर आप स्पेस में कर्व ढूंढोगे कैसे और उस कर्व तक पहुंचोगे कैसे और वहां पर समय कितना धीरे या कितना तेज बीत रहा है इसका पता लगाओगे कैसे? अगर आपने ये सब कर लिया तो भाई साहब बवाल हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके पर, और यहाँ एंट्री होती है एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क द्वारा इस्तेमाल किए गए फिजिक्स की। क्यों हो गए ना कान खड़े? और ये राज मैं आपको भी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन वीडियो में थोड़ा आगे। अभी उससे भी जरूरी चीजें बतानी बाकी हैं। अब बात करते हैं
हैं ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की। क्या है ये और क्या होगा आपके शरीर के साथ जब आपका टाइम धीरे बीतेगा? क्या आप स्लो मोशन में आ जाओगे? मान लो स्पेस में 2 एस्ट्रोनॉट हैं, जिनमें से एक किसी मैसिव बॉडी की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है और दूसरा खाली स्पेस में झूल रहा है। तो ग्रेविटी के प्रभाव वाले एस्ट्रोनॉट के द्वारा छोड़ी गई लाइट बीम जैसे ही दूसरे एस्ट्रोनॉट के पास पहुंचेगी तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर आने की कोशिश में लाइट अपनी बहुत सारी एनर्जी खो देगी, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी में आएगा एक चेंज। मान लो पहला एस्ट्रोनॉट 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आने के कारण दूसरे एस्ट्रोनॉट ने 1 सेकंड में सिर्फ 3 वाइब्रेशन ही रिसीव करे। तो छोड़े गए वाइब्रेशन और रिसीव हुए वाइब्रेशन में आए इस डिफरेंस को ही ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहा जाता है। देखो, दूसरा एस्ट्रोनॉट भी उतने ही वाइब्रेशन रिसीव करेगा जितने पहले एस्ट्रोनॉट ने छोड़े, लेकिन फ्रीक्वेंसी में आने वाले चेंज के कारण दूसरे एस्ट्रोनॉट को उन्हें रिसीव करने में लगने वाला समय बढ़ जाएगा। यानी दोनों एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस क्लॉक अलग अलग रफ्तार पर चलेगी। लेकिन क्लॉक से मेरा मतलब सिर्फ मैकेनिकल क्लॉक नहीं, बल्कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी आपके बूढ़े होने की रफ्तार, आपके हृदय की गति और यहां तक आपकी बॉडी के हर एक सेल में आने वाले बदलाव भी स्लो हो जाएंगे। पर यह चीज तो हम पहले भी जान चुके हैं, तो इसे दोबारा मेंशन करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये हुआ सही सवाल। अब देखो, मैंने ये तो बताया कि चीजें स्लो हो जाएंगी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि चीजें स्लो किसके लिए होंगी। और इस पॉइंट को डिस्कस करने का मेन मुद्दा भी यही है कि आखिर टाइम किसके लिए स्लो होगा, आपके लिए या फिर आपको देखने वाले के लिए? दिमाग पे जोर मत डालो, वैसे भी टॉपिक दिमाग घुमा देने वाला है, मैं ही बता देता हूँ। आओ जानते हैं, अगर आपका समय धीरे हुआ तो आपकी नजरों से वह कैसा दिखाई देगा और उसके धीरे होने से आपके वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये है मेरी 9 मिनट 10 सेकंड की एक वीडियो। अब मान लेते हैं यहाँ पर 2 घड़ियां हैं, एक घड़ी इस वीडियो के पास है और एक घड़ी आपके पास है। अगर ये वीडियो अपनी नॉर्मल रफ्तार पर चले तो आपकी घड़ी के हिसाब से भी ये वीडियो 9 मिनट 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। अब अगर मैं इस वीडियो को स्लो कर दूं तो ये वीडियो आपकी घड़ी के हिसाब से 9 मिनट 10 सेकंड से ज्यादा समय लेगी, लेकिन इस वीडियो में दिखाया गया टाइम लेंथ अभी भी 9 मिनट 10 सेकंड ही रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वीडियो के लिए समय धीरे बीत रहा है। और अब आएगा ट्विस्ट। क्या समय के धीरे बीतने से इस वीडियो में दिखाए गए इवेंट्स पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, लेकिन यही इवेंट्स आपको स्लो होते हुए दिखाई देंगे। उत्तरी, इसका मतलब यह हुआ कि जो पर्सन टाइम ट्रेवल कर रहा है उसके लिए घटनाएं सामान्य रूप से चलेंगी और जो उसको टाइम ट्रेवल करते हुए देख रहा है सारी घटनाएं उसी के लिए बदलेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति टाइम ट्रेवल कर रहा है उस पर टाइम ट्रेवल का कोई असर नहीं पड़ेगा और उसे यह असर महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम ट्रेवल से घटने वाली घटनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी रफ्तार तेज और धीरे होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप स्पेस में कहीं भी हो और आपका समय कितना ही धीरे क्यों ना हो जाए या कितना ही तेज क्यों ना हो जाए, उसका कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला, बल्कि ये प्रभाव उस व्यक्ति पे पड़ेगा जो आपको ऐसा करते हुए देख रहा है। आपका समय दूसरे व्यक्ति के लिए धीरे होगा और बाद में जब आप दोनों मिलेंगे तो आपके समय में आया हुआ अंतर ही आपको इस बात का एहसास कराएगा कि आप टाइम डकैती करके आए हो। हाँ, ये है ही टॉपिक टाइम डकैती से जुड़ा हुआ। थोड़ा और अगर मैंने कुछ बोला तो चक्कर आ जाएंगे। चलो चलते हैं टोनी स्टार्क द्वारा बनाई गई टाइम मशीन के पीछे लगाई गई फिजिक्स के ऊपर। लेकिन इसे बताने से पहले मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल। किसी ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी है क्या? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन यदि इसका जवाब ना है तो भाई साहब ध्यानचंद बनने का समय आ गया है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्वांटम यानी बहुत छोटा, बहुत स्मॉल। देखो, ये क्वांटम रियल्म के रूल्स जो है हमारी दुनिया से अलग है। क्वांटम रियल्म में क्लासिकल फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ, ये एक पूरा अलग टॉपिक है, पर फिलहाल के लिए मान लो कि क्वांटम रियल्म में क्लासिकल फिजिक्स के नियम काम नहीं करेंगे। और क्योंकि अगर ऐसा है तो वहां पर समय के बीतने की गति भी हमारी दुनिया से अलग होगी। अब इसे उस बात से कनेक्ट करो जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर स्पेस में आपको कोई ऐसा कर्व मिल जाए जहां पर आपको समय के बीतने की गति पता हो तो आप भविष्य में ट्रेवल कर सकते हो। ऐसे ही अगर क्वांटम रियल्म में आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर समय के बीतने की गति आपको पता हो तो आप उस पॉइंट पे एंटर करके दूसरे पॉइंट पर निकल सकते हो। तो यही समय के बीतने की गति आपको भविष्य और भूतकाल में ट्रेवल कराएगी। आप एक पॉइंट पे एंटर करोगे, कुछ समय बिताओगे और दूसरे पॉइंट पे निकल जाओगे। तो अगर इतनी बातें हजम हो गई हैं तो चलो डालते हैं टाइम डकैती। चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। तुम्हारा बंदा टाइम के उस पार नहीं जा पाया, बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया।
टोनी स्टार्क की ये बात बिल्कुल लॉजिकल है और मैं इसे अभी प्रूव कर देता हूँ। अगर आप इस क्लिप पे ध्यान दें तो स्पेस कर्व समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप बहुत छोटे हो जाएं यानी क्वांटम रिल्म में पहुंच जाएं तो भी बाहरी दुनिया का समय अपनी ही गति से चलेगा, चाहे आपका समय धीरे ही क्यों ना हो जाए। मान लीजिए आप छोटे बनकर एक पॉइंट पर रुक गए तो भी बाहर का स्पेस टाइम कर्व आपके आर पार निकल जाएगा, यानी आप समय में पीछे नहीं गए, आप अपनी जगह पर रुके हुए हो, समय आपके आर पार निकल गया है। अब जीनियस टोनी स्टार्क द्वारा बनाया गया टाइम ट्रेवल का जीपीएस क्या चीज है? और मैं तो जीनियस। ये लो टाइम ट्रैवल करने का जीपीएस। देखो ये जीपीएस आपको ये बताएगा कि क्वांटम रिल्म में किस जगह पर समय किस गति से चलेगा। तो छोटा होने के बाद समय की गति आपके लिए बदल जाएगी, लेकिन पूरे क्वांटम रिल्म में ये समय की गति एक समान नहीं होगी। क्वांटम रिल्म में अलग अलग जगहों पर समय की गति अलग अलग तरह से चलेगी। तो आपको समय में कितना पीछे जाना है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करके आप भूतकाल में प्रवेश कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर ठीक स्पेस कर्व का आपको पता लग जाए तो वहां पर समय बिताकर आप समय यात्रा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको क्वांटम रिल्म में एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएं कि कहां पर समय की गति कितनी है तो उसके हिसाब से आप अपने मन चाहे डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। अब आते हैं टाइम ट्रेवल सूट और पिम पार्टिकल पर। क्वांटम रिल्म में जाने के लिए आपको बहुत छोटा होना पड़ेगा और छोटा होने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था हैंक पिम के द्वारा बनाए गए पिम पार्टिकल। टाइम ट्रेवल सूट, क्या बात है। और ये जो टाइम ट्रेवल सूट है ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा छोटा होने के बाद भी नए फिजिक्स के रूल के हिसाब से बदलने से रोकेगा, क्योंकि आप जानते हो क्वांटम रिल्म में क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती। तो वहां कौन सी फिजिक्स काम करती है, वहां के रूल्स क्या हैं, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। तो इसलिए ये सूट आपके शरीर को उसी एनवायरमेंट में रखेगा जिस एनवायरमेंट से आप क्वांटम रिल्म में जा रहे हो। टाइम ऐसे कभी नहीं चलता। बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला। अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है। That's ridiculous. जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। अब सुनिए स्मार्ट हल्क के द्वारा यहाँ कही गई बात का मीनिंग। अगर आप आज के समय से टाइम ट्रेवल करते हैं और पास्ट में चले जाते हैं और वहां जाके आप कुछ बदल देते हैं तो वो बदली हुई घटना आपका वर्तमान बन जाएगी और जिस समय से आप आए हैं वो आपका भूतकाल बन जाएगा। लेकिन इससे घटने वाले भविष्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये एक नए पैरेलल यूनिवर्स को जन्म देगा। इट्स मल्टीवर्स। क्या ये पॉसिबल है? वेल, मुझे नहीं पता। क्या हम टाइम ट्रेवल का जीपीएस बना सकते हैं? मुझे ये भी नहीं पता। अभी हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा नहीं समझते। तो चलो अब दौड़ाते हैं गाड़ी को टॉप गियर में। सबसे पहले टपकाते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है स्पीड ऑफ लाइट और इस परपेंडिकुलर को हम स्पीड ऑफ रॉकेट मान रहे हैं और ये बेस है आपके रॉकेट की लेंथ। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे स्पीड ऑफ रॉकेट बढ़ती जाएगी यानी आपका परपेंडिकुलर की हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी लेंथ यानी रॉकेट की लेंथ घटती जाएगी। ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर चेंज नहीं होगी। जो चेंज आएगा वो आएगा रॉकेट की स्पीड में और रॉकेट की लेंथ में। अब इसे एक एनिमेशन की सहायता से देखो। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड ऑफ रॉकेट लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंचती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट की लंबाई धीरे धीरे घट रही है और लास्ट में जाके जब रॉकेट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी तो रॉकेट की लंबाई एक फोटोन के बराबर हो जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा? लाइट की रफ्तार पर सिर्फ लाइट ही चल सकती है। दैट्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर यू। इतने अच्छे टॉपिक को खत्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, हर एक अच्छी चीज का कोई ना कोई अंत तो जरूर होता है। जाने से पहले आपके लिए 2 लाइनें। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए।